हेलो स्टूडेंट्स, आज हम जो चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं वो है सूचना प्रौद्योगिकी। नाम से समझ आ रहा है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। एक समय था जब हम सूचनाओं को एक दूसरे में बांटने के लिए पुराने समय पे चले तो कबूतर या फिर डाकिये या फिर द्विभाषी वगैरह का उपयोग करते थे, लेकिन आज हम उस एडवांस टेक्निक पे काम कर रहे हैं। हमारा जो विज्ञान है बहुत आगे बढ़ चुका है। वो विज्ञान आज कंप्यूटर के माध्यम से सूचनाओं का आदान प्रदान कर रहा है। तो देखते हैं हम सूचना प्रौद्योगिकी क्या है। तो इसमें सबसे पहले जो सोर्स होता है, मुख्य बिंदु होता है वो कंप्यूटर। चूंकि हम कंप्यूटर के माध्यम से ही सूचनाओं का आदान प्रदान करते हैं और कंप्यूटर जिस फील्ड में उपयोग आता है, ऐसे तो सभी फील्ड में उपयोग आता है क्षेत्रों में, लेकिन आईटी के क्षेत्र में, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है। कंप्यूटर क्या है? कंप्यूटर देखा जाए तो एक इलेक्ट्रॉनिक, मैकेनिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स मशीन है जिसका उपयोग हर क्षेत्र में किया जा रहा है। कंप्यूटर का काम क्या है? यह सूचनाओं को एकत्रित करता है या सूचनाओं को देने का काम करता है। विभिन्न आंकड़े जो इससे संबंधित है उनको एक जगह संग्रहित करता है, स्टोर करता है, सेव करके रखता है। उनकी कॉपियां बनाता है, मतलब एक से अधिक उसकी कॉपी बनाता है। और भी बहुत सारे जितने आंकड़े हैं, एक ही समय में एक से अधिक कामों को करना कंप्यूटर का मुख्य काम है। कंप्यूटर की विशेषताएं क्या क्या है? पहली विशेषता है इसकी गति। कंप्यूटर की गति, कंप्यूटर की गति जो है 1 सेकंड के 10वें भाग, जिसको हम नैनो सेकंड कहते हैं, मतलब 10 की घात 10 सेकंड में इसकी गति होती है। और उसी तीव्र गति के साथ ही हमारे साथ सूचनाओं को एकत्रित करता है, आंकड़ों का संग्रहण करना, उसको अभिव्यक्त करना, उसकी अभिक्रियाएं करना, ये सब इसके अंतर्गत आती है। तो जो कंप्यूटर की गति होती है वो नैनो सेकंड में होती है, मतलब 1 सेकंड के 10वें भाग के बराबर होता है। दूसरा आता है इसी में, गति के बाद जो हमारा है वो मिलता है हमको इसकी शुद्धता। शुद्धता से तात्पर्य है कि जो हमको ये परिणाम देता है, आंकड़ों का जो परिणाम हमको अंतिम में देता है वो उसमें शुद्धता होती है। किसी प्रकार का मानवीय होगी तो मानवीय त्रुटि होगी, क्योंकि ये कंप्यूटर हमारे द्वारा बनाया गया है और हमारे द्वारा ही आंकड़ों को इसमें प्रवेश कराया जाता है या उनका आउटपुट मिलता है हमको। तो त्रुटि होगी तो मानवीय होगी, लेकिन कंप्यूटर के द्वारा अपने से किसी प्रकार की त्रुटि नहीं होती है। तीसरा है संग्रहण क्षमता। संग्रहण क्षमता में देखिए, संग्रहण क्षमता क्या है? बहुत सारे डाटा है हमारे पास, छोटे से स्पेस में, छोटे से जगह पे वो बहुत सारे डाटा को वो एकत्रित कर सकता है। तो उसको हम कहते हैं मेमोरी। कंप्यूटर की वो क्या कहलाती है? मेमोरी। तो छोटे से भी छोटे जगह पे वो बहुत सारे डाटा, जिसको हम जीबी, एमबी, टीबी के द्वारा प्रदर्शित करते हैं, वह संग्रहित करके रखता है। तो इसकी संग्रहण क्षमता बहुत ज़्यादा होती है, इतनी होती है कि बहुत हमारे पास जो असंख्य डाटा है वो उसमें आ जाते हैं। संग्रहण क्षमता के बाद हमारा जो चौथा पॉइंट होता है वो सक्षमता होती है। इसकी जो सक्षमता है, सक्षमता से मतलब है इसकी कैपेबिलिटी, मतलब ये हमारी तरह थकता नहीं है। आप इस पे एक से अधिक कई काम एक साथ ले सकते हैं, लेकिन इसमें थकान नाम की जो चीज़ मानवों में होती है, इंसानों में होती है, वो इस पे नहीं पाई जाती है। इस पे आप कितने भी काम एक साथ, अनगिनत काम जो है वो ले सकते हैं। पांचवा जो होता है वो व्यापकता होता है। व्यापकता से मतलब है हर क्षेत्र में बहुआयामी काम करने में ये सक्षम है।
और इसकी व्यापकता इसी से है कि ये प्रभावी होता है सभी क्षेत्रों में, बहुत क्षेत्र होते हैं इसके, किसी एक क्षेत्र की बात नहीं है। आप चाहे शिक्षा में इसका उपयोग कर लें, चिकित्सा में उसका उपयोग कर लें, मनोरंजन के क्षेत्र में आप देखते हैं, आप टीवी देख रहे हैं, टीवी में क्या आता है, फिल्म देख रहे हैं, कोई भी ज्ञानवर्धक चीज़ें देख रहे हैं, समाचार देख रहे हैं, वो इसी किसी माध्यम से ही वो आपके तक पहुंचता है। तो इसकी व्यापकता बहुत अधिक है। व्यापकता के बाद आता है छठवां पॉइंट, सीमा। सीमा से तात्पर्य है कि ये खुद में सक्षम नहीं है, हमारे द्वारा, मानव के द्वारा ये निर्मित है और इसकी खुद की सीमा लिमिटेड होती है। हमारे द्वारा जो निर्देश दिए जाते हैं, जो कमांड दिए जाते हैं, उसी पर वो उस निर्देशों का पालन करते हुए वो काम करता है। तो इसकी सीमाएं भी सीमित होती है और ये मानव द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करता है। तो ये कंप्यूटर और उसकी कुछ विशेषताएं थी जिनके द्वारा सूचना प्रौद्योगिकी में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका रहती है और इसी के द्वारा ही सूचनाओं का आदान प्रदान किया जाता है। इसके बाद जो मुख्य बिंदु है वो है हार्डवेयर। तीसरा पॉइंट लेके चले यदि हम सूचना प्रौद्योगिकी का, वो होता है हार्डवेयर। हार्डवेयर से तात्पर्य है कंप्यूटर का भौतिक तंत्र, जिसको हम छू सकते हैं, जिसको छूकर हम अनुभव कर सकते हैं, वो है हार्डवेयर। अब कंप्यूटर में क्या क्या हो सकता है? कंप्यूटर का मॉनिटर हो सकता है, जैसे इसका मॉनिटर हो सकता है। दूसरा कीबोर्ड हो सकता है। तीसरा माउस हो सकता है। चौथा सीपीयू हो सकता है। इस प्रकार के अन्य चीजें, प्रिंटर भी हार्डवेयर का एक अंग है। या फिर अन्य आगे बढ़े तो हार्ड डिस्क हो जाएगा, हार्ड डिस्क। और आगे बढ़ें जॉयस्टिक। इस प्रकार और भी जो यंत्र जो कंप्यूटर में काम आती है, जिसको हम देखकर छूकर पहचान सकते हैं, वो कहलाता है इसका हार्डवेयर। इसके बाद जो मुख्य बिंदु है वो है मृदु उपागम। इसको हम कहते हैं सॉफ्टवेयर। मृदु उपागम सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर क्या चीज है? देखा जाए तो सॉफ्टवेयर जो है किसी योजनाओं का निर्देशों का समूह है बनाकर, उसका हम जब निर्धारण करते हैं तो वो कहलाता है मृदु उपागम सॉफ्टवेयर। हम हमारे लाइफ में चलते हैं तो हम सुबह उठते हैं, फिर एक योजना बनता है, ठीक है, कि आज हमको यहाँ जाना है। आप यहाँ पर आए हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, आपने सुबह की योजना बनाई थी, मेरे को आज स्कूल जाना है, पढ़ाई करना है। तो माइंड में, दिमाग में जो चलता है, जो एक टारगेट और एक योजना बन जाती है, उसका आप अक्षरशः पालन करते जाते हैं कि आज स्कूल जाना है, वहाँ पहला पीरियड दूसरा पीरियड अटेंड करते हुए फिर हमको वापस में घर आना है। तो उसी प्रकार का कंप्यूटर भी एक सॉफ्टवेयर बनाता है। उपागम मतलब है एक योजना बनाता है और उसी योजना का निर्देशों का समूह रहता है, उसी आधार पर वो क्या करता है, हमारे निर्देशों का पालन करता है, तो वो कहलाता है मृदु उपागम। अब मृदु उपागम भी 3 प्रकार के होते हैं। पहला जो होता है उसको कहते हैं हम प्रणाली मृदु उपागम। प्रणाली मृदु उपागम, इसको कहा जाता है सिस्टम सॉफ्टवेयर। प्रणाली मृदु उपागम, इसको कहते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर में जितने भी
प्रोग्राम हम बनाते हैं, जितने भी प्रोग्राम हम बनाते हैं और कंप्यूटर में जितने भी प्रोसेस चलते रहते हैं, जो कार्यवाही चलते रहती है उसके अंदर, उसको नियंत्रित करने का कार्य प्रणाली मृदु उपागम के द्वारा, सिस्टम सॉफ्टवेयर के द्वारा किया जाता है। यही वो प्रोग्राम रहता है जिसके द्वारा डाटा को एकत्रित करना, उसको फिट करना, उसमें जो प्रोसेसिंग होता है वो सब प्रणालियाँ जो है, ये सब कार्य जो है वो प्रणाली मृदु उपागम में होते रहते हैं। और ये उन सिस्टम्स में जो प्रोग्राम चलते रहते हैं उसको भी नियंत्रित करके चलते रहता है। ये भी 3 प्रकार का होता है। अच्छा, सबसे पहले दूसरी बात, इसमें 3 मुख्य बिंदु रहता है। जो सिस्टम सॉफ्टवेयर है, इसमें जो एप्लीकेशंस रहते हैं, एप्लीकेशंस प्रोग्राम्स रहते हैं, सॉफ्टवेयर रहते हैं, उनकी मदद करता है, उनको भी कार्य करने में मदद करता है। दूसरी बात होती है, सिस्टम सॉफ्टवेयर जो है नए एप्लीकेशंस प्रोग्राम बनाने में भी उनकी मदद करता है, और एप्लीकेशंस प्रोग्राम जो चलते रहते हैं उस पर ये नियंत्रण भी करता है। ये 3 प्रकार के होते हैं। पहला जो होता है इसका, पहले को हम बोलते हैं संचालन प्रणाली मृदु उपागम। इसको हम ऑपरेटिंग सिस्टम भी बोलते हैं। पहला होता है संचालन प्रणाली, जिसको हम बोलते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। दूसरा होता है भाषा अनुवादक, भाषा अनुवादक। और तीसरा होता है उपयोगिता प्रोग्राम। ये 3 प्रकार के प्रणाली मृदु उपागम हैं, और जिसमें पहला संचालन प्रणाली मृदु उपागम है, दूसरा भाषा अनुवादक है, और तीसरा जो है वो उपयोगिता प्रोग्राम है। अब संचालन प्रणाली क्या चीज़ है? ये बहुत ही महत्वपूर्ण सिस्टम है। ऑपरेटिंग सिस्टम इस पूरे सिस्टम को ऑपरेट करता है। नाम से समझ आ रहा है ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो ये पूरे सिस्टम को ऑपरेट करता है। जितने भी कार्य इसमें किए जा रहे हैं उसमें आंकड़ों को ग्रहण करना, इनपुट कराना, उनके परिणाम लेना, और दूसरे जो आंकड़े हैं उनको एक जगह से दूसरे जगह स्थानांतरण करना, इस प्रकार के जितने भी कार्य कंप्यूटर के द्वारा किए जाते रहते हैं वो ऑपरेटिंग सिस्टम के माध्यम से होता रहता है। देखा जाए तो जैसे इसमें जितने भी भौतिक यंत्र लगेंगे, प्रिंटर हो गया, माउस हो गया, जॉयस्टिक हो गया, पेन ड्राइव हो गया, और स्कैन डिस्क हो गया, या फिर डिस्क हो गए, तो वो सब का संचालन भी किसके द्वारा होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम के माध्यम से, उनके द्वारा ही किया जाता है। भाषा अनुवादक देखिए, कंप्यूटर जो है वो केवल मशीनी भाषा का ही उपयोग करता है। मैं जो बोल रहा हूँ, हिंदी में बोल रहा हूँ या इंग्लिश में बोल रहा हूँ, कंप्यूटर उसको नहीं समझता, वो समझता है केवल मशीन की भाषा। ठीक है, हम यहाँ पर ABCD लिखते हैं कीबोर्ड के माध्यम से, वो जो ABCD हम लिखते हैं वो बदल जाता है किसमें? कंप्यूटर में, और कंप्यूटर उसको किस रूप में लेता है? मशीन भाषा के रूप में। तो भाषा अनुवादक भी 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है कंपाइलर, दूसरा होता है इंटरप्रिटर, और तीसरा होता है असेंबलर। ये 3 प्रकार के भाषा अनुवादक होते हैं। कंपाइलर क्या करता है? कंपाइल करने का काम। कंपाइल से मतलब है वो पूरे जो दिए रहेंगे उसको पढ़ेगा, उसके बाद उसमें त्रुटि निकालेगा, या सीधा सीधा भाषा का अनुवाद मशीनी भाषा में कर देगा। ये होता है आपका कंपाइलर। वो पूरे एक साथ पूरे जितने भी हम डाटा फिट कर रहेंगे, जो भी लिखे रहेंगे कंप्यूटर में, वो पूरा एक साथ पढ़ेगा और उसको क्या करेगा? कंपाइल करके उसको एक्सेप्ट करेगा।
दूसरा चीज है इंटरप्रेटर। इंटरप्रेटर क्या करता है, वाक्य बाई वाक्य, एक सेंटेंस आपने पूरा लिखा, उसको वो पढ़ेगा, उसमें सुधार करेगा, उसके बाद उसको मशीनी भाषा में उसको बदलकर आगे ले जाएगा। तीसरा जो है असेंबलर। असेंबलर क्या करता है, हम जितने सांकेतिक शब्द देते हैं, सांकेतिक जो संकेत होते हैं उनको वो मशीनी भाषा में बदलता है। उसके बाद फिर वो क्या है, कंप्यूटर उसको सीपीयू के द्वारा एक्सेप्ट करता है, आगे प्रोसेस करता है। तो ये है भाषा अनुवादक, 3 प्रकार का है। एक है कंपाइलर जो कि पूरा एक साथ उसको करेगा और मशीनी भाषा में ले जाएगा। दूसरा इंटरप्रेटर, सेंटेंस बाय सेंटेंस करता है, एक वाक्य पूरा हो उसके बाद। और असेंबलर संकेतों को मशीनी भाषा में बदलता है। ये है मेलुपागम का। इसके बाद देखिए इसी का तीसरा पॉइंट है उपयोगिता। उपयोगिता प्रोग्राम, इसी का तीसरा पार्ट था प्रणाली वाले का, उपयोगिता उपागम या प्रोग्राम। उपयोगिता प्रोग्राम का मतलब होता है, जैसे हमने कई प्रोग्राम बनाए हैं और कुछ प्रोग्राम्स में कुछ चीजें उभयनिष्ठ हो जाती हैं, ठीक है। जैसे सेव करने का, हमने कुछ डाटा डाला है, उसको हम सुरक्षित रखना चाहते हैं, तो वो कहलाएगा सेव करना, ठीक है। या एक प्रोग्राम का डाटा को हमको दूसरे प्रोग्राम में शिफ्ट कराना है, तो वो कहलाएगा मूव कराना। उसी प्रकार कॉपी करना, एक जगह का प्रोग्राम को हम दूसरे जगह कॉपी करना चाहते हैं। तो इस प्रकार के जितने प्रोग्राम्स हैं जिसके लिए हमको बार बार उस प्रोग्राम को बनाना ना पड़े, ऐसे प्रोग्राम्स के लिए हम उपयोगिता प्रोग्राम बनाकर चलते हैं। तो वो कहलाता है आपका, हमने जैसे आप सुबह उठने के बाद हमारा एक निश्चित काम होता है, हमको फ्रेश होना है, ब्रश करना है। उसके लिए हमको अलग से प्रोग्राम, नहीं यार आज तो नहीं करते, ऐसा तो नहीं होता है। वो एक निश्चित है कि हमको ब्रश करना ही है। स्वास्थ्य की दृष्टि से ब्रश करना हमारे लिए अच्छी बात है, और हम चाहते हैं कि हम सुबह उठ के सबसे पहले क्या करें, ब्रश करें। तो वो एक उभयनिष्ठ है हमारे पे, हमको ये डेली करना ही है। तो उस प्रकार के जो कार्य होते हैं वो किसके अंतर्गत आते हैं, उपयोगिता के अंतर्गत आते हैं। अच्छा, इसमें जैसे कुछ प्रोग्राम्स चलते रहते हैं, कुछ प्रोग्राम्स चल रहे हैं, तो ये स्वप्रेरणा से होगा। इसके अंतर्गत जैसे मान के चलिए एक आता है डिस्क प्रबंधन। डिस्क प्रबंधन हार्ड डिस्क से, या फिर हार्ड डिस्क हो गया, या फिर छोटे चिप हो गए, उसमें यदि किसी प्रकार का वायरस आ गया या उसमें कॉपी करने की बात आ गई, तो इस प्रकार का जो फंक्शन रहेगा तो वो उपयोगिता प्रोग्राम के अंतर्गत वो ऑटोमेटिक होते जाएगा। हमारे पास हार्ड डिस्क है या पेन ड्राइव हो गया आउटसोर्सिंग वाला, इस प्रकार के कोई हमारे पास यंत्र है, तो वो क्या करेगा, कॉम्पैक्ट डिस्क हो गया, उसके लिए क्या करेगा, खुद स्वयं से हल करने का प्रयास करेगा, ठीक है। तो ये आएगा आपका डिस्क प्रबंधन के अंतर्गत। दूसरा इसी में आ जाएगा आपका विषाणु से बचाव। विषाणु से बचाव, विषाणु मतलब वायरस। हमने सुना है वायरस केवल हमारे शरीर के लिए वायरस नहीं होता है, इस प्रकार के प्रोग्राम्स है, कंप्यूटर्स है, इनके लिए भी वायरस होता है, जिससे सिस्टम को क्षति पहुंचती है, हानि होती है। तो उससे बचने के लिए भी क्या करता है, ये एक प्रोग्राम बना के चलता है, ताकि किसी प्रकार का वायरस यदि इस डिस्क पर या इसके प्रोग्राम्स पर हमला कर रहा है तो उससे वो बच सके, उसका हल निकाल सके। तो विषाणु से भी बचाव जरूरी है। तो सिस्टम को अपने बचाव के लिए भी कुछ प्रोग्राम्स बना के रखने पड़ते हैं। उसके लिए भी अब वायरस की बात हो रही है तो 3 प्रकार के वायरस होते हैं। पहला होता है प्रोग्राम वायरस।
दूसरा होता है बूट वायरस। पहला हो गया प्रोग्राम वायरस, दूसरा हो गया बूट वायरस, और तीसरा जो होता है वो मल्टी फंक्शन। ये 3 प्रकार के मुख्यतः वायरस होते हैं। प्रोग्राम वायरस, नाम से समझ आ रहा है हमारे कंप्यूटर में जो प्रोग्राम हमने बना के रखे हुए हैं उन पर ये हमला करता है। किस प्रकार के एक्सटेंशन पर हमला करता है? .com, .exe या फिर .dll, इस प्रकार के जो प्रोग्राम्स होते हैं जिसका एक्सटेंशन हमारे पास .com होता है या .exe होता है, .dll होता है, उस प्रकार के प्रोग्राम्स पर ही हमला करता है। उसके आंकड़ों को, उसके डाटा को क्षति पहुंचाता है, उसके नाम को, उसके समय को बदल देता है, उसके साइज को बदल देता है। और चूंकि वायरस हमको आंखों से नहीं दिखता, वायरस जो होते हैं वो हमको आंखों से नहीं दिखते, उनका परिणाम दिखता है। जब क्षति पहुंचती है तब हमको समझ आता है कि हाँ यहाँ पर किसी प्रकार की हानि हमको हुई है, तब वो वायरस हमको समझ आता है कि इस प्रोग्राम पर किसी प्रकार का वायरस है। तो प्रोग्राम, इस प्रकार के प्रोग्राम्स जिसका एक्सटेंशन मैंने बताया, उस पर बचाव के लिए हम क्या करते हैं, उपयोगिता प्रोग्राम्स की आवश्यकता पड़ती है। बूट वायरस, बूट वायरस में क्या होता है, जैसे हमने कंप्यूटर ऑन किया, ऑन करने के बाद प्रोसेसिंग चलता है, ठीक है, प्रोसेसिंग होगा, पूरा कंप्यूटर ऊपर से नीचे तक अपना प्रोग्राम ऑटोमेटिक चलाते जाता है। तो उस प्रकार के भी प्रोग्राम्स में ये बूट वायरस जो है वो हमला करता है और कंप्यूटर को ऑन नहीं होने देता है। इस प्रकार के वायरस बूट वायरस कहलाते हैं। देखिए यहाँ बूटिंग किस प्रकार होता है, मैं थोड़ा उसको बताना चाहूंगा। हम बूट वायरस की बात कर रहे थे। क्या होता है कि ये हमारा हार्ड डिस्क है, मान के चलिए हमारा हार्ड डिस्क है। हार्ड डिस्क से जो डाटा होता है वो रैम में जाता है। अब यहाँ से यहाँ डाटा जाने के पहले क्या होता है, हम सबसे पहले अपना कंप्यूटर चालू करते हैं। कंप्यूटर को ऑन करते हैं। जैसे ही हम कंप्यूटर को ऑन करते हैं, मतलब हमने ऑन किया, डिस्क अपना, हार्ड डिस्क अपना काम करना चालू करता है। यहाँ पर एक महत्वपूर्ण कार्य होता है, स्वप्रेरित, ऑटोमेटिक कहना चाहिए सामान्य भाषा में। ऑटोमेटिक जो निर्देश होते हैं वह रैम में, रोम में स्टोर होना चालू हो जाता है। तो रोम में जो डाटा है वो संग्रहित होते हैं। जैसे ही कंप्यूटर स्टार्ट होगा, हार्ड डिस्क अपना काम चालू करता है और वो क्या करता है, रोम में जितने डाटा रहते हैं ऑटोमेटिक स्वप्रेरित उनका ट्रांसफर कहाँ करता है, रैम में करता है। तो ये प्रोसेस जो कहलाता है बूटिंग कहलाता है। कंप्यूटर के चालू होने से स्टार्ट हो जाता है और जब तक पूरे निर्देश रैम में ट्रांसफर होते हैं, एकत्रित होते हैं, वो बूटिंग की प्रक्रिया जो है वो चलते रहती है। तो इसी प्रक्रिया को बूट वायरस जो है, मैं बता रहा था आपको, वो प्रभावित करता है। बूट वायरस जो है वो इसी प्रक्रिया को प्रभावित करता है, आपके कंप्यूटर को ऑन होने नहीं देता, या फिर जो डाटा है उसको वह प्रभावित करेगा, क्षति पहुंचाएगा। ये कहलाता है आपका बूट वायरस। तीसरा जो वायरस था वो था मल्टी फंक्शन। तीसरा जो वायरस है वो मल्टी फंक्शन है। मल्टी फंक्शन वायरस है।
हम एक से अधिक कार्य यदि करते रहते हैं तो उनको भी क्या करता है, ये प्रभावित करता है। जितने फंक्शंस हैं हमारे पास, हमने प्रोग्राम बनाया है तो उस पर फंक्शंस भी होंगे, उन फंक्शंस को ये वायरस जो है वो प्रभावित करता है और उसको क्षति पहुंचाने की कोशिश करता है। तो अब इससे बचा कैसे जाए? बचने के लिए हम क्या करते हैं, उपयोगिता प्रोग्राम बनाते हैं। और उसके लिए प्रोग्राम्स में जैसे आप बाजार पे देखेंगे तो बाजार में बहुत सारे एंटीवायरस होते हैं जो इन वायरस से क्षति होने से हमारे प्रोग्राम्स को बचाते हैं। तो कुछ नाम जैसे नॉर्टन एंटीवायरस, क्विक हिल एंटीवायरस है, या फिर क्विक हिल एंटीवायरस। इस प्रकार के अन्य प्रोग्राम्स हमारे पास उपलब्ध हैं जिनके सहायता से हम अपने प्रोग्राम्स को वायरस के क्षति से बचा सकते हैं। इसके बाद आइए हमारा अगला मुख्य बिंदु है, तीसरा जो था वो मृदुपागम का तीसरा है अनुप्रयोग मृदुपागम। तीसरा था अनुप्रयोग मृदु उपागम। एप्लीकेशंस बोलते हैं इसको, एप्लीकेशंस सॉफ्टवेयर्स। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स का काम क्या होता है, जैसे एक या एक से अधिक प्रोग्राम का समूह होता है। एप्लीकेशन प्रोग्राम जो है वो एक से अधिक प्रोग्राम्स का समूह होता है जिनके माध्यम से विभिन्न क्षेत्रों पे विभिन्न प्रकार के उद्देश्यों को लेकर ये अनुप्रयोग जो है वो बनाए जाते हैं। इसमें भी दो आते हैं, जैसे एक होता है पहले से बनाए हुए प्रोग्राम। पहले से बनाए हुए प्रोग्राम से मतलब है जैसे वाणिज्य के क्षेत्र में यदि हम देखते हैं तो वाणिज्य के क्षेत्र में जैसे बैंकों में काम होता है तो हम एक प्रोग्राम बनाए हैं टैली, नाम सुना होगा आपने, टैली। ये पहले से उस उद्देश्य को रखकर बनाया गया है कि हमको वाणिज्य के क्षेत्र में इस प्रकार का काम करना है, टैली हो गया। या फिर हम लिखने का काम करते हैं तो वर्ड में वो काम होता है, वर्ड है। ये सब एप्लीकेशंस प्रोग्राम्स है जो बता रहा हूं मैं। या फिर कोरल हो गया और ऑफिस वर्क के प्रोग्राम हो गए। C++ या जावा, ये जितने प्रोग्राम्स हैं ये एक उद्देश्य को लेकर पहले से बनाए हुए जिन पर हमको काम करना रहता है, तो ये है पहले से बनाए गए प्रोग्राम्स। दूसरा जो होता है, दूसरा है किसी विशेष कार्य के उपयोग के लिए बनाए गए प्रोग्राम। किसी विशेष कार्य के लिए बनाए गए प्रोग्राम। अब किसी विशेष कार्य के लिए, अब आप क्षेत्र पे आ जाओ, हर क्षेत्र पे आ जाओ। हम सबसे पहले शिक्षा क्षेत्र की बात करते हैं। शिक्षा क्षेत्र में क्या क्या काम हो सकते हैं? जैसे पहला हम देखते हैं शिक्षा क्षेत्र में सबसे बड़ा कार्य होता है छात्रवृत्ति। ठीक है, आजकल छात्रवृत्ति अधिकतर कार्य ऑनलाइन हो गए हैं, जो कंप्यूटर में जिनके डाटा कंप्यूटर में हमको फिट करने रहते हैं। और उसके लिए हमको क्या करना रहता है, एक अलग से एक प्रोग्राम बनाना पड़ता है, एप्लीकेशन बनाना पड़ता है।
तो शिक्षा के क्षेत्र में छात्रवृत्ति हो गई, या फिर दाखिले से संबंधित, परीक्षा से संबंधित, परीक्षा उपयोगी बोल सकते हैं उसको हम, परीक्षा उपयोगी। और भी आ सकते हैं जिनका हम पाठ्यक्रम है, जैसे हमारा एक बोर्ड है 10वीं 12वीं का, वो शिक्षा क्षेत्र, वो एक बोर्ड हमारे राज्य के लिए एक बोर्ड बना है, जिसके माध्यम से हम बोर्ड की परीक्षाएं आयोजित करते हैं, सूचनाओं का प्रदान करते हैं, सूचनाएं मंगाते हैं। तो वो सब काम किसमें होता है? शिक्षा क्षेत्र में। तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ा है? एक अलग से एप्लीकेशन प्रोग्राम बनाने की आवश्यकता पड़ी है। चिकित्सा के क्षेत्र में देखें, चिकित्सा के क्षेत्र में अब मान के चलिए आप जहां पर हैं छोटा जगह है, सुविधाएं कम है, तो बड़े डॉक्टर से हमको सलाह मशवरे की जरूरत है, तो उसके लिए भी एक प्रोग्राम बन सकता है। वहाँ की नियुक्तियाँ हैं, जो मरीज है उनकी जानकारियाँ हैं, ये सब हम बाकी जगह भी देख सके, उसके लिए भी एक प्रोग्राम बन सकता है। तो चिकित्सा के क्षेत्र में भी एक प्रोग्राम होगा। तीसरा, वैज्ञानिकी जो क्षेत्र होता है, क्षेत्रों पर उनका एक अपना स्वतंत्र क्षेत्र होता है, जिसके लिए वे प्रोग्राम बना के चलते हैं। उनके पास क्या आवश्यकताएं हैं, कितनी सामग्रियां हैं, किस प्रकार की कार्य योजना है, उन सबको यहाँ पर आप दे सकते हैं। व्यापार के क्षेत्र में आजकल आप देख रहे हैं मॉल्स खुल रहे हैं, बड़े बड़े होटल्स खुल रहे हैं, सुपरमार्केट खुल रहे हैं। मॉल, सुपरमार्केट, इस प्रकार की जो बड़े प्रतिष्ठान है, दुकान है, वो क्या करते हैं? अपनी दुकान का एक अलग सॉफ्टवेयर बना के चलते हैं, एप्लीकेशन प्रोग्राम। आप यदि उनके यहाँ सामान लेते हैं, तुरंत उसकी एंट्री वो अपने पास करके आपको बिल देते हैं, तो वो उस दुकान, उस प्रतिष्ठान, उस क्षेत्र के लिए क्या हो जाएगा? वो बनाया हुआ प्रोग्राम हो जाएगा। और आगे चलिए आप, बैंकों का तो खैर आप कह सकते हैं कि छोटे बैंक जो है, बैंकों में छोटे बैंक है जैसे, जिनका एक सीमित दायरा होता है, वो इस प्रकार के एप्लीकेशंस प्रोग्राम बना के चलते हैं। तो कहने का तात्पर्य ये है कि किसी विशेष उपयोग के लिए बनाया गया प्रोग्राम दो प्रकार के हो गए। वो अनुप्रयोग मेदोपागम के अंतर्गत आएगा। एक हो जाएगा जो पहले से बनाया हुआ है, जिसका हम उपयोग बस करते हैं, जो हमारी इच्छा से नहीं होता। दूसरा होता है आवश्यकता पे आधारित, जो विशेष उपयोग के लिए बनाया गया प्रोग्राम है, एप्लीकेशन है, वो है। तो ये है अनुप्रयोग मेदोपागम। तो आज हमने सूचना प्रौद्योगिकी के अंतर्गत क्या क्या पढ़ा? हमने कंप्यूटर देखा, कंप्यूटर की विशेषताएं देखी, हार्डवेयर को देखा, हार्डवेयर में के पश्चात हमने मेदोपागम देखा, मतलब सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर तीन प्रकार के होते हैं, एक प्रणाली सॉफ्टवेयर प्रणाली होता है, और उपयोगिता होती है, अनुप्रयोग होता है। प्रणाली के अंतर्गत तीन प्रकार होते हैं, एक संचालन प्रणाली होती है, दूसरा भाषा अनुवादक होता है, और उपयोगिता प्रोग्राम होते हैं। तो ये सूचना प्रौद्योगिकी के अंतर्गत जो मुख्य बिंदु आज हमारे द्वारा यहाँ पर प्रस्तुत किया गया है, इसके लिए आप लोग का धन्यवाद।